हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम सर। ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम यूपीएससी के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कशन के यूनिट को लेके चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन डिस्कशन में आज का जो टॉपिक रखा गया है वो पंचायत सिस्टम को रखा गया है। पंचायत सिस्टम पे मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी मिला के आप ये मान के चलो कि 2 to 3 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में फिक्स्ड है। एक हम पहले पंचायत का ओवरव्यू करेंगे, फिर आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जरा हम गवर्नमेंट के सेटअप को समझते हैं कि हमारे यहाँ कितने लेवल की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, उसके क्या काम है और कैसे कार्य का बंटवारा किया गया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल प्ले होता है। फिर संविधान जब शुरू हुआ उसके उस समय पंचायतों की क्या व्यवस्था थी। 73rd 74th अमेंडमेंट, जिसको कि मील का पत्थर कहा जाता है, लैंडमार्क अमेंडमेंट कहा जाता है, हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का नाम दिया और पूरा शासन के एक नए लेयर को क्रिएट कर दिया। तो जैसे डुअल लेवल फेडरलिज्म हमारा ट्राई लेवल फेडरलिज्म में कैसे बदलता है, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। पंचायत, सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूं आपको कि क्या सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ। तो वो सिस्टम है, जैसे अगर हम कहें गवर्नमेंट, तो आप लोग मुझे बताओ कि कितने लेवल की गवर्नमेंट है। तो 3 लेवल की गवर्नमेंट है हमारे देश में। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, फिर है स्टेट्स गवर्नमेंट, या इसी को हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, प्रांतीय सरकार। फिर तीसरा लेयर जो क्रिएट किया गया, तीसरा लेयर हमारा क्रिएट होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हमने 2 मॉडल बनाए हैं। एक पंचायत, दूसरा नगर पालिका। नगर पालिका फॉर अर्बन एरिया एंड पंचायत फॉर रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के। ये दोनों लेवल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही थे। पंचायत को हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट से रखा और म्यूनिसिपैलिटी को हमने 74th अमेंडमेंट एक्ट से रखा। ये बिलोंग करता है पार्ट 9A और पंचायत का चैप्टर है पार्ट 9। ठीक है। इन दोनों लेवल में अब देखो, किसी भी कंट्री में अगर एक से ज्यादा लेयर की गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट के वर्क्स को, काम को बांटना पड़ेगा। तो इन दोनों लेयर के गवर्नमेंट्स को, काम को जो बांटता है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल दिया गया है। आप सारे लोगों को पता होगा। और इस 7th शेड्यूल जुड़ा है किससे? पावर डिवीजन की। इसको पावर डिवीजन भी कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर। ये 3 लिस्ट से जुड़ा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ मेकिंग करता है? यूनियन लिस्ट पे लॉ मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की।
स्टेट लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की अपने अपने एम्बिट में, अपने अपने स्टेट्स में। कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट लॉ मेकिंग कर सकती है अगर बहुत डिफरेंट तरीके के लॉज बन गए, या देयर इज रिक्वायर जनरली लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बट इफ there is any problem, yeah, there is a requirement of uniformity in all over the country, then parliament can make law on the subject of concurrent list. क्लियर हो गया? अगर देश में एक रूप कानून की जरूरत है, सामान्यतः समवर्ती सूची के विषय पे राज्य सरकारें कानून बनाती है, लेकिन अगर एक रूपता की जरूरत है या अलग अलग स्टेट बहुत ही डिफरेंट तरह के कानून बना दिए, तो ऐसे मुद्दों पे संसद कानून बना देती है, फिर संसद का ही कानून मान्य होता है, स्टेट के कानून खत्म हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ये लिस्ट है पावर डिवीजन। अब सबसे बड़ी बात है कि 73rd और 74th को लैंडमार्क क्यों कहा जाता है? लैंडमार्क या मील का पत्थर, जैसे कुछ अमेंडमेंट है, आप अमेंडमेंट पढ़ोगे तो लगभग 104-5 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा तो 22-25 के आसपास अमेंडमेंट आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ सुपर इंपॉर्टेंट है जो मेजर कहे जाते हैं, जैसे पहला अमेंडमेंट, 24th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 103 अमेंडमेंट। तो ये जो है कुछ अमेंडमेंट लैंडमार्क है जिनको आपको याद रखना ही रखना, और ज्यादातर आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तो जो लैंडमार्क अमेंडमेंट है उन्हीं से क्वेश्चन भी पिक करता है। तो 73rd और 74th से डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहता है। तो पहले समझते हैं कि आखिर 73rd और 74th का इंपॉर्टेंस क्या है, या पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इंपॉर्टेंस क्या। जैसे हम जब गवर्नमेंट को स्ट्रक्चराइज किए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वी पुट 2 लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं डुअल पॉलिटी या फेडरल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज। इस डुअल पॉलिटी में एक हमने बनाया यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा हमने रखा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और यही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पंचायत का जो स्टेटस था वो डीपीएसपी नाम का एक चैप्टर है, पार्ट 4। इस चैप्टर का नाम है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। इसमें आर्टिकल 40 था, इसमें पंचायत की चर्चा की गई। और ये आर्टिकल था क्या, नोट कर लीजिए। आर्टिकल 40 में क्या लाइन, क्या टर्म्स यूज किए गए थे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये दिया हुआ। अब देखो डीपीएसपी का जो चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़े होंगे ये मैं मान के चल रहा हूं, तो डीपीएसपी डिपेंड करता है स्टेट विल पे। स्टेट विल मतलब राज्य की क्षमता पे। इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है। जैसे आपसे पूछूं मैं कि मिड डे मील स्कीम है, मनरेगा स्कीम है, तो क्या मनरेगा स्कीम की रिक्वायरमेंट 2006 में थी, उसके पहले नहीं थी? या विधवा पेंशन योजना है, हम मुझे तो लगता है 1947 में ज्यादा जरूरत थी भारत पाकिस्तान विभाजन, लेकिन तब स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि इतने लार्ज स्कीम को स्टेट रन कर पाए। तो इनको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जाता है कि जब स्टेट की क्षमता होगी तो स्टेट इन कार्यों को करे। गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उन सब के रूट्स कहाँ मिलते हैं? उन सब के रूट्स मिलते हैं डीपीएस। तो पार्ट 4 में ही रख दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर था, और एक्चुअली क्या है कि पंचायत का गठन करना ये सब्जेक्ट ही था किसका? स्टेट लिस्ट का। ठीक है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, तो इस पे राज्य सरकारों को काम करना था। ये जो बताया ना आपको स्टेट लिस्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट मेंशन था। तो राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से पंचायतों का गठन कर दिया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, क्योंकि दिया कहाँ था? आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 किसमें? डीपीएसपी में। और डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य के ऊपर कोई बाध्यता नहीं, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है
कि राज्य इसको जब उसकी इच्छा होगी, जब उसकी कैपेसिटी होगी तो इसको इम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया। फिर भी आजादी के बाद, चूंकि आजादी के समय दो विचारधाराएं बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, एक गांधीवाद और दूसरा समाजवाद। एक केस है डीएस नगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा वर्डिक्ट दिया है कि इंडियन सोशलिज्म इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म एंड इट्स डेफिनेटली टिल्टेड टुवर्ड्स गांधीज्म। भारतीय समाजवाद एक अनोखा मिश्रण है मार्क्सवाद का और गांधीवाद का, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। तो पंचायतों को लेके महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे और शुरू से ही वो पंचायतों के हिमायती थे, तो स्पेशली वो पंचायतों पे बड़ा फोकस करते। क्लियर हो गया। अब आजादी के समय उनका एसेसिनेशन हो गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, और लेकिन जो लीडर्स थे दे वर द फॉलोअर्स ऑफ गांधी। तो इमीडिएट पंचायती राज सिस्टम को तो चूंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था इसलिए शुरू नहीं किया गया, लेकिन 1952 में एक प्रोग्राम लाया गया, शायद आप लोग सुने हो, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। सीडीपी प्रोग्राम लाया गया 1952 में भारत सरकार की तरफ से, और दिस प्रोग्राम फॉलोड बाय नेशनल एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज। इसमें यूएस की फोर्ड फाउंडेशन ने भी हेल्प किया था और फैसिलिटीज के एक्सपेंशन के लिए, और भारत सरकार के प्रयासों से ये दोनों प्रोग्राम, ये 1952 और ये 1953 में लॉन्च किए गए। ठीक है। मेन प्रोग्राम जो था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई 1956। ये कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। जिसने भी पंचायत के चैप्टर को पढ़ा होगा और डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी फर्स्ट कमेटी बनाई गई। अच्छा, यूपीएससी ने एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा कि बलवंत राय मेहता कमेटी किस लिए बनाई गई थी। सबने लगा दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, मतलब 99% लोगों के लिए। बट बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड टू एग्जामिन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, and this committee after examination recommended for the establishment of tri-level पंचायत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जांच करने के बाद जो सिफारिश की वो कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया जाए और इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिप्लेस किया जाए पीआरआई से, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। तो बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड फॉर पीआरआई एंड एस्टैब्लिश फॉर टू इवेलुएट सीडीपी प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर हो गया। 1956 में एक कमेटी बनी, 1957 में इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया, 1958 में इसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया भारत सरकार के द्वारा, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में एक जगह है नागौर, बहुत बड़ा पशु मेला लगता है वहां पे, उस नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया 2 अक्टूबर 1959। इसमें जवाहरलाल नेहरू हाथी पे बैठ के गए, बहुत गाजे बाजे के साथ इसको इनिशिएट किया गया, और राज्यों से अपील की गई कि सब लोग पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करें और पंचायती राज संस्थाएं अपने लक्ष्यों के लिए काम करें। बात समझ में आ रही है मेरी? लग गया भाई। अब एक काम चलता रहा, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक दिक्कतों के कारण ये पंचायती राज संस्थाओं से जो उम्मीद थी उस तरह से इंक्रीज नहीं की, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेस की कमी रही,
एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की कमी रही, इन इंस्टीट्यूशंस को क्रश किया गया, रोका गया, ये सब चीजें लगी रही इनके साथ। क्लियर हो गया? स्टेट बहुत अकाउंटेबल नहीं थे पंचायती राज, स्टेट मतलब प्रोविंसेस, राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को बनाने में। अच्छा, ये भी रिकमेंड कर दिया गया था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज को मना कर दिया गया था कि पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। खैर, कुछ परिस्थितियां बदली, आपको ये भी याद होगा 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, फिर चाइना से युद्ध, तमाम झटके भी पड़े हमारे ऊपर। तो थर्ड 5 ईयर प्लान भी हमारा पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद फिर देश में राजनीतिक परिवर्तनों का दौर आया और एक सरकार बनती है, जनता पार्टी गवर्नमेंट बनती है। और इस जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए बड़ा अच्छा अप्रोच रखा था और इन्होंने अगली कमेटी बनाई, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने दोबारा रिकमेंड किया, बड़ी ही रिवोल्यूशनरी रिकमेंडेशन थी अशोक मेहता कमेटी की। इन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन दिया जाए, इनके लिए अलग से फंडिंग की व्यवस्था की जाए इन इंस्टीट्यूशंस के काम करने के लिए। एक और बड़ा रिवोल्यूशन इन्होंने तो न्याय पंचायतों को गठित करने की बात भी की कि ग्रामीण लेवल पे जो डिस्प्यूट है वो पंचायतें ही बैठ के सॉल्व कर ले। और सबसे रिवोल्यूशनरी रिकमेंडेशन थी इनकी कि जो विलेज पंचायत है उसको इन्होंने खत्म कर दिया था। 2 लेवल की पंचायत बनाई थी कि कुछ गांव के समूह पे एक पंचायत बना जाए, मतलब ट्राई लेवल जो स्ट्रक्चर था कि विलेज पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट लेवल जिसको कहते हैं, और एपेक्स लेवल है इसका डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो इन्होंने कहा नहीं, हम वो कुछ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया बना के वो कहा कि हम कुछ गांव के समूह पे बनाएंगे, मतलब ग्रास रूट लेवल को इन्होंने हटा दिया। क्लियर हो गया? खैर, अशोक मेहता कमेटी पे रिकमेंडेशंस जब आई तो कुछ राज्यों ने 2 लेवल का पंचायती राज बनाया, कुछ ने 4 टायर का भी बनाया। इसको कहीं लिख लीजिएगा, 4 टायर पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था वेस्ट बंगाल में। ये भी पूछता है। अब रिकमेंडेशन तो कई कई पेज में है, सारी नहीं बताई जा सकती है, जो रेलिवेंट है और जो पूछता है एग्जाम वो सारा डिस्कशन में बता दिया। लेकिन इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के साथ प्रॉब्लम क्या हुई बेटे कि इन कमेटी के रिकमेंडेशंस को, चूंकि जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन रही नहीं, कुल 27-28 महीने ये सरकार चली या 23 महीने अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो सरकार कोलैप्स कर गई। इसलिए इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बहुत काम हुआ नहीं, दोबारा कांग्रेस की सरकार चलता रहा, फिर छोटी छोटी कमेटियां बनती रही। एक और बड़ी कमेटी बनती है 1985 में, और वो कमेटी बनाता है प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन 1985 में जो कमेटी बनाता है उसका नाम है GVK राव कमेटी। इस GVK राव कमेटी ने, अब यहाँ कुछ शब्द पढ़िए करिएगा, बलवंत राय मेहता ने क्या रिकमेंड किया था? ट्राई लेवल PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और नाम दिया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये शब्द भी उन्होंने दिया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। GVK राव कमेटी ने ये क्वेश्चन पूछा है, जो रिकमेंडेशंस की, उस समय जो इंडिया में पंचायत, तो 17 स्टेट में पंचायत के इलेक्शन हुए ही नहीं थे, या पंचायतें थी सस्पेंड थी, मतलब कोई काम हो नहीं रहा था। तो उन्होंने इन पंचायती राज संस्थाओं को, GVK राव कमेटी ने एक नाम मेंशन किया। अगर आप PYQ किए होंगे तो ये क्वेश्चन में मिला होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर ग्रास विदाउट रूट्स, बिना जड़ की घासे कहा है इनको। जैसे घास है, कभी आप फील्ड में देखे कहीं घास हो गई, फिर प्लेन है, फिर थोड़ी देर पे हो गई, उखाड़ के फेंक दिए, ऐसे पड़ी रहती है, मतलब कोई पैटर्न नहीं था। कहीं 4 टायर की बनी है, कहीं 2 टायर की बनी, कहीं 3 टायर की बनी, कहीं सस्पेंड है, कहीं 15 साल से इलेक्शन ही नहीं हुआ। इस तरह की पोजीशन थी पंचायती राज संस्थाओं। GVK राव कमेटी बनती है,
रिकमेंडेशंस वगैरह आती है, कुछ एफर्ट्स लगाए जाते हैं। फिर राजीव गांधी सरकार आती है, राजीव गांधी सरकार एफर्ट्स लगाती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को सही करने के लिए, तो 2 अमेंडमेंट आते हैं। अच्छा, राजीव गांधी के साथ एक पर्सनली आपको बता दें कि चूंकि इंदिरा गांधी के एसेसिनेशन के बाद राजीव गांधी की सरकार बनी थी, तो उस समय चूंकि वो सिंपैथी पे वोटिंग हो गई थी देश में, तो राजीव गांधी बस बहुत ही बम्पर मेजॉरिटी थी। लोकसभा के 500 सीटों में से 450 सीटें कांग्रेस के पास, लेकिन राज्यसभा में बहुमत, इसलिए 2 संविधान संशोधन आए। ये भी पूछे गए हैं 64वां और 65वां, जैसे हम पढ़ते ना 73 और 74, वैसे ही पहला एफर्ट जो था वो 64 और 65 था। इसी दौरान एक कमेटी बनी थी, LM सिंघवी कमेटी, लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी, एंड इस कमेटी ने, दिस कमेटी रिकमेंडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन फॉर द पंचायत, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायतों को। जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार संविधान से मान्यता प्राप्त है, वैसे इसको 40 से को एलाबोरेट करके नए चैप्टर जोड़े जाएं, और उसी ले आया था 64 और 65 अमेंडमेंट एक्ट। लक्ष्मीमल संघ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं एकदम डेफिनेट श्योर हूँ, 100% श्योर, डैम श्योर ये क्वेश्चन आ चुका है। इसे ध्यान रखिएगा कि किस कमेटी ने पंचायत को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात की। LM सिंघवी कमेटी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे प्रयास किए गए, 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक आया, लेकिन लोकसभा में तुरंत पास होने के बावजूद भी राज्यसभा में बहुमत की कमी की वजह से ये संशोधन पास नहीं, तो ये पारित नहीं, गिर गए। इसके बाद फिर एफर्ट्स लगाए गए, राजीव गांधी का भी एसेसिनेशन हो गया। बीपी सिंह की जब सरकार बनी तो बीपी सिंह सरकार ने बड़ी कोशिश की, उसमें एक पूरे भारत से सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया और शासन के एक नया लेयर को क्रिएट करने के लिए कहा गया कि भाई इसमें सारे लोग साथ दें। बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, फिर भी कोई अमली जामा जो कहा जाता है कि फॉर्मली इंस्टीट्यूशन बन नहीं पाया। उसके बाद 91 में हम इकोनॉमिक क्राइसिस देखने लगे। थोड़ा बहुत जब संभले, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट स्टेबल हुई जाके, तो उन्होंने कमेटी अपॉइंट की, पीके थंगुन कमेटी, और इस पीके थंगुन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 73rd और 74th अमेंडमेंट आए, और इन अमेंडमेंट्स के थ्रू पूरा एक पार्ट 9 और एक शेड्यूल 11, और इधर म्यूनिसिपैलिटी के लिए शेड्यूल 12 इंसर्ट किए गए। शेड्यूल 11 में, अनुसूची 11 में पंचायतों के 29 काम रखे गए, और इसमें 18 वर्क्स रखे गए। जैसे यहाँ पे ना यूनियन लिस्ट में 101 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 62 सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, किस पे कौन कानून बनाएगा ये डिसाइड है। उसी तरह क्लियर कट मेंशन किया गया, फाइनेंशियल एलोकेशंस किए गए, और राज्य सरकारों को रिस्पॉन्सिबल किया गया कि आपको पंचायत का इलेक्शन कराना ही कराना है, किसी भी स्थिति में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और बकायदे पूरा सिस्टमाइज करके आर्टिकल 243 आर्टिकल 243O एक नया चैप्टर इंसर्ट किया गया पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट। इसी तरह 9A 74th अमेंडमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको दिया गया। इनका इलेक्शन कैसे होगा, इनमें लेवल कैसे होंगे, इनमें रिजर्वेशन का क्या परसेंटेज आएगा। विमेन्स रिजर्वेशन पहली बार, फर्स्ट टाइम, अगर पूरे इंडिया में कहीं इंट्रोड्यूस होता है तो पंचायत में इंट्रोड्यूस होता है। आर्टिकल 243D क्लियर हो गया। इसमें विमेन्स रिजर्वेशन की बात की जाती है, 33% सीटें महिलाओं को आरक्षित की गई क्लियरली, ठीक है। इसी तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग से स्टेब्लिश किए। डेवलपमेंटल प्लान्स बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। ये सारी चीजें पार्ट 9 और पार्ट 9A में 73rd और 74th अमेंडमेंट से रखा गया। और नाउ दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन
and India created a new layer of governance with the name of local self government at two status, पंचायत एंड नगर पालिका। क्लियर हो गया? अब हम क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। ये पंचायती राज संस्थाओं का एक पूरा ओवरव्यू मैं आपको दिया है। अगर डिटेल्स में जानना हो तो उसके लिए क्लासरूम के लेक्चर देखिए। तो आज का डिस्कशन बेटा हम यहीं क्लोज करते हैं।